गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। जैसे कि आज गुरुवार है और गुरुवार को हम अपनी विज्ञान की क्लास पढ़ते हैं और मैंने आपको बोला था कि मैं जीव विज्ञान के टॉपिक को स्टार्ट कर दूंगी, क्योंकि हमारा हमने जो 3 पार्ट्स में पार्ट करके अपने साइंस को पढ़ा था। तो मैंने उसमें सबसे पहले आपको बताया था कि केमिस्ट्री वाला पार्ट यानी रसायन विज्ञान का पार्ट हम पढ़ रहे हैं। वो हमारा अभी चल रहा है। अभी हमारा ये परिवर्तन वाला टॉपिक चल रहा है, जिसमें खनिज धातु के बारे में मैंने 2 वीडियोस डाल दी थी, जो पुरानी वाली, उसका भी एक वीडियो मैं आपको डाल दूंगी। तो ये केमिस्ट्री वाला पार्ट हमारा चल रहा है, ये चलता रहेगा कंटिन्यूस। सोमवार को भी आएगा और एक आध क्लास बीच में भी आएंगी। और अब हमने जीव विज्ञान की क्लास स्टार्ट कर दी है, जिसमें हम फर्स्ट टॉपिक जीव जगत पढ़ेंगे, पर उससे पहले हम जीव विज्ञान के बारे में थोड़ा जानेंगे और लास्ट में हम अपना फिजिक्स वाला टॉपिक करेंगे, ताकि हमारे पेपर तक हमें ये फिजिक्स वाले टॉपिक्स अच्छे से याद रहें और वो रहें। क्योंकि लगभग इन दोनों के कंपेयर में देखा जाए तो फिजिक्स के टॉपिक थोड़े से बच्चों के लिए क्या होते हैं, हल्के फुल्के टफ होते हैं। वैसे साइंस बहुत मजेदार होती है, टफ कोई भी चीज नहीं होती है। तो थोड़ा सा लगता है अगर इन दोनों में देखा जाए तो टिपिकल ये है, तो इसलिए हम लास्ट में इसको करेंगे ताकि आपकी मेमोरीज में आपको याद रहे। चलिए, ये सबसे अच्छा पार्ट है साइंस का, जीव विज्ञान। इसमें हम अपने आसपास के जीव जंतुओं के बारे में और खुद अपने बारे में भी जानने की कोशिश करते हैं जीव विज्ञान के साथ। तो जीव विज्ञान को इंग्लिश में बच्चों स्टार्ट करते हैं जीव विज्ञान को। देखिए, क्लासेस कब कब आती हैं, मंडे और थर्सडे को आती हैं क्लास। 7 बजे क्लास आती है शाम के। 7:15 बजे भी आ सकती है, 7:30 भी बजे आ सकती है। कुछ इशू हो जाता है, नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाता है, कुछ ऐसा हो जाता है, तो क्लासेस थोड़ी डिले हो जाती हैं। पर लेकिन क्लासेस ज्यादातर 30 मिनट्स की या 45 मिनट्स की या फिर 1 घंटे की होती है। तो आप उसको अपनी पढ़ाई के साथ साथ इसको भी देखिए, ताकि आपको हेल्प मिले बच्चों। और साथ ही आपके जो भी अगर डाउट्स हैं तो आप उसको कमेंट में लिख सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको बताने की कोशिश करूंगी। आपको कोई चीज जैसे मान लीजिए कुछ रह जाता है, तो मैं उसको भी एक छोटी वीडियोस के माध्यम से आपको उस टॉपिक को क्लियर करा दूंगी। और आपकी कोशिश मैं यही कर रही हूँ कि मैं आपके सिलेबस कंप्लीट अच्छे से कराऊं और बहुत सारे क्वेश्चंस पेपर्स की भी मैं वीडियोस लाऊं। तो वो कभी भी आ सकती हैं, इसलिए कह रही हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। नोटिफिकेशन आएगा तो आपको पता लग जाएगा कि कब क्लासेस आई हैं। उसको आप बाद में भी देख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि कंपलसरी कि आप उसी टाइम पे देखें, तो आप बाद में भी देख सकते हैं। तो ये नोटिफिकेशन आपको यही कि आप ये क्लासेस आ गई हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं जीव विज्ञान। जीव विज्ञान में जो बायोलॉजी है, जिसको जीव विज्ञान कहते हैं, बायोलॉजी के जो जनक हैं यानी फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु हैं। और अरस्तु जो वैज्ञानिक हैं, इन्होंने जीव विज्ञान मतलब इनको फादर बोला जाता है बायोलॉजी का। और जो बायोलॉजी है वो 2 शब्दों से बनी है। एक तो है बायो, बायो बायोस जो होता है वो लाइफ से होता है, यानी सजीव। सजीव की बात हो रही है, लाइफ यानी जीवन, यानी सजीव जो जीवन है, लाइफ बोल दें, जीवन। और लोगस, लोगस जो होता है वो स्टडी को बताता है। स्टडी यानी कि अध्ययन, यानी सजीवों का अध्ययन, या फिर हम जीवन का अध्ययन बोल सकते हैं। समझ में आ रहा है? सजीवों का अध्ययन या जीवन का अध्ययन, जीव वही, जीवन उन्हीं में है, सजीवों में। तो जो लाइफ की स्टडी यानी कि सजीवों का अध्ययन क्या कहलाता है? बायोलॉजी। ये आपको समझ में आ गया होगा। और बायोलॉजी जो वर्ड्स है, इसको हम जो पढ़ेंगे 2 शाखा में इस तरीके से बांट लेंगे। एक तो होगा, मैं यहाँ पे पेन बदल लेती हूँ। देखिए, एक तो हम बॉटनी, जो बॉटनी है वो बच्चों, जो बॉटनी वर्ड्स जो हमारा बॉटनी है उसको वनस्पति विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? वनस्पति विज्ञान। जस्ट अ मिनट। वनस्पति विज्ञान, ठीक है। और सेकंड पार्ट है जंतु विज्ञान। तो एक हमारा है वनस्पति विज्ञान और दूसरा हमारा क्या है? जंतु विज्ञान। तो ये बॉटनी है और ये जूलॉजी। अब इसमें अगर इनके
भाई इनके भी फादर ऑफ बॉटनी और फादर ऑफ जूलॉजी, तो आपको ध्यान रखना है कि फादर ऑफ बॉटनी थ्रियोफ्रेस्टिस, ठीक है। और थ्रियोफ्रेस्टिस, एक मिनट, अभी तक तो पेपर में एक आध बार आ चुका है बॉटनी का, तो थ्रियोफ्रेस्टिस। और जूलॉजी का भी अरस्तु आपको ध्यान रखना है, यानी कि बायोलॉजी और जूलॉजी, आप समझ रहे हैं, बायोलॉजी और जूलॉजी के एक ही हैं अरस्तु। और लेकिन जो बायोलॉजी है वर्ड, यानी कि जो नाम दिया है, भाई आपको नाम का ध्यान रखना है, जो ये नाम दिया है, नामकर्ता जो थे वो अलग थे, वो अरस्तु ने बायोलॉजी नाम नहीं दिया है, वो दिया है फ्रांस के साइंटिस्ट लेमार्क और ट्रेविनेरिस, ट्रेविनेरिस ने दिया है। तो आपको ये ध्यान रखना है ट्रेविनेरिस, इसमें आपको इसको ट्रेवी, थोड़ा सा जस्ट मिनट, हिंदी का थोड़ा सा वो है, तो ट्रेविरेनस, ठीक है। तो इन्होंने लेमार्क और ट्रेविरेनस ने क्या है दिया है बायोलॉजी नाम, तो आपको ये ध्यान रखना है। और ये जर्मन के थे, ये फ्रांस के थे, इन्होंने ये नाम बायोलॉजी वर्ड दिया है। उन्होंने यही बायोस से और लोगस से इससे लिया गया है बायोलॉजी वर्ड। और ये हमने दो शाखा में इसमें पढ़ेंगे, बॉटनी और जूलॉजी में। और बॉटनी ऑफ फादर ऑफ बॉटनी थ्रियोफ्रेस्टिस और फादर ऑफ जूलॉजी अरस्तु, आप ये ध्यान रखेंगे क्योंकि ये क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है। और ये अरस्तु ने अपनी पुस्तक जो थी जो आपकी हिस्टोरिया, हिस्टोरिया एनिमेट्री, यानी कि जंतुओं के बारे में थी, तो एनिमेलिया जो हिस्टोरिया एनिमेलिया, उसमें उन्होंने मतलब अपने जंतु के बारे में बताया, तो जंतु विज्ञान के जो फादर थे वो अरस्तु थे। तो ये क्वेश्चन एक आध बार पूछ लिया जाता है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, देखिए अभी हमने क्या देखा कि सजीवों का अध्ययन किया जाता है बायोलॉजी में, तो आपको ये ध्यान रखना है कि सजीव क्या है और निर्जीव क्या है। क्योंकि देखिए बच्चों, ये जो हमारी जो पृथ्वी है, जो हमारा संसार है, ये पृथ्वी है, और इसमें हम मतलब दोनों चीजें आपस में आसपास देखते हैं, सजीव भी देखते हैं, सजीव और निर्जीव भी देखते हैं। बस हमें ये अंतर करना है कि सजीव क्या है और निर्जीव क्या है, हमें ये अंतर करना आना चाहिए कि सजीव और निर्जीव में क्या अंतर है। तो देखिए सजीव और निर्जीव का अंतर का तो आप ये ध्यान में सबसे पहले यही ध्यान रखेंगे, मैं कुछ बातों से आपको वो करा देती हूँ कि आप कैसे ध्यान रखेंगे। देखिए सबसे पहले अगर बात की जाए कि सजीव के श्वसन की, के श्वसन यानी कि सांस का अंदर लेना बाहर लेना यानी श्वसन क्रिया, तो सजीव करते, निर्जीव नहीं करते, आपको ये ध्यान रखना है। कुछ बातों से आप पहचान कर सकते हैं सजीव क्या है, लाइफ मतलब सजीव कोशिका या सजीव, अभी कोशिका के बारे में भी हम पढ़ेंगे, यानी सजीव संरचना क्या है जो हम अपने आसपास चारों तरफ देखते हैं, तो जिसमें श्वसन क्रिया हो रही है, और जो श्वसन क्रिया के साथ साथ क्या करते हैं, उत्सर्जन क्रिया भी होती है, पाचन क्रिया भी होती है। पाचन ले लेते हैं पहले हम, कि वो भोजन ग्रहण कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, भोजन ग्रहण कर रहे हैं, तो उनमें पाचन भी हो रहा है, वो भोजन ग्रहण कर रहे हैं, पाचन क्रिया भी हो रही है। तो निर्जीव में पाचन क्रिया नहीं होती है। अगर हम बोले उत्सर्जन की क्रिया, उत्सर्जन यानी पाचन जो किया है, भोजन का जो पाचन किया है, जो अपशिष्ट पदार्थ जो शरीर को नहीं चाहिए उसको शरीर से बाहर करने की क्रिया उत्सर्जन कहलाती है, तो वो सजीवों में होती है, निर्जीवों में नहीं होती है। और बात करें वृद्धि की, वृद्धि की बात करें यानी कि उनमें ग्रोथ होती है, तो वो सजीवों में होती है, निर्जीव में नहीं होती है। प्रजनन की बात करें यानी अपनी जैसी संतति पैदा करना, अपनी जैसी संतति पैदा करना, प्रजनन की बात करें तो प्रजनन क्या है, सजीवों में होता है, निर्जीव में नहीं होता है। और गति की बात करें तो देखिए गति
कि आपको थोड़ा-सा ध्यान रखना है कि गति ज़्यादातर लोग कई सेंटेंस में ले लेते हैं। हम अभी गति वाला जो टॉपिक है, थोड़ा-सा कई सेंटेंस में कभी-कभी क्या है, निर्जीव वस्तु हवा के द्वारा भी गति करती है। खुद के सहारे से गति नहीं करती, खुद से गति नहीं करती है, किसी के सहारे से गति करती है। जैसे कि कोई बॉल हो गई या पंखा, पंखा चल रहा है। पंखा क्या है? पंखा ना तो श्वसन करता है। देखिए उदाहरण, जैसे मैं उदाहरण दे रही हूँ यहाँ पे कि हमने पंखा पंखा लिया अपने घरों में जो चलता है, कुर्सी, टेबल, कुर्सी, ये सारी मेज, और जैसे कि कोई भी सारी जो निर्जीव चीजें हैं वो ले सकते हो आप, अपने आसपास खूब देखते हो, कार, घर, ये सब निर्जीव वस्तु है। तो ये ना तो श्वसन करती हैं, ना ही ये पाचन करती है, ना खाना खाती है, ना ही ये उत्सर्जन करती है, ना ही ये वृद्धि करती है, ना प्रजनन। तो आप ये पहचान सकते हो निर्जीव। सजीव की बात की जाए तो कि सजीव की पहचान कैसे करोगे? तो सजीव जैसे कि पादप हैं, पादप सजीव होते हैं। पादप यानी पेड़ पौधे, पेड़ पौधे सजीव होते हैं। अब पेड़ पौधे कैसे सजीव होते हैं बच्चों? वो श्वसन भी करते हैं। उनकी पत्तियों में रंध्र पाया जाता है जिससे वो हवा प्रवेश करती है, और वहीं से हवा क्या है, हवा को बाहर कर दिया जाता है, यानी वो श्वसन क्रिया भी करते हैं। वो पाचन भी करते हैं क्योंकि वो मिट्टी से जल जल लेते हैं, सूर्य के प्रकाश से भोजन निर्माण भी करते हैं, और साथ ही साथ पाचन भी करते हैं, खुद खाते भी हैं। समझ रहे हैं? तो वो पाचन भी करते हैं, उत्सर्जन भी करते हैं। पेड़ पौधे भी उत्सर्जन करते हैं, बिंदु स्राव होता है भाई, कुछ पदार्थ जो उनके शरीर में ज्यादा होता है, जैसे आपने गोंद, टेनिन, रेजिन जो पदार्थ देखे होंगे, वो क्या होते हैं? उनके अवशिष्ट पदार्थ ही होते हैं जिन्हें वो क्या है, निकाल देते हैं बाहर, उनके शरीर को उनको जरूरत नहीं होती है। तो उत्सर्जन की क्रिया भी होती है, पानी की बूंद जो बन के अवशिष्ट पदार्थ उससे बाहर आ जाते हैं। उनकी वृद्धि भी होती है, छोटा पौधा होता है फिर बड़ा हो जाता है तो वृद्धि भी होती है। वो प्रजनन भी करते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि फलों में बीज आता है, बीज आता है यानी बीज से नया पौधा बनना, यानी वो प्रजनन की क्रिया भी कर रहे हैं। वो गति गति की बात की जाए तो एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं जाते हैं, पर लेकिन मूवमेंट, वो क्या है, उनके शरीर के अंदर मूवमेंट होता है। तो हम ये जैसे जाइलम और फ्लोएम में मूवमेंट होता है, भोजन का हुआ, जल का हुआ, चूषण बल के द्वारा, और काफी सारी चीजें उनके शरीर में होती हैं, तो वो सारी गति करती रहती है। तो ये भी चीजें क्या है, सजीवों में मोस्टली हम सजीवों में क्या है, गति वाली क्रिया देखते हैं, निर्जीवों में नहीं देखते हैं। तो बताइए बच्चों, ये पादप आपको समझ में आ गए होंगे। सूक्ष्म जीव बात की जाए, जैसे कि सूक्ष्म जीव में बात की जाए, किसकी किसकी बात की जाए, जीवाणु की बात की जाए, तो वो भी सजीव होते हैं। पर लेकिन हाँ, एक सूक्ष्म जीव जो विषाणु है, हम विषाणु की बात करेंगे, वायरस की। भाई ये क्या है, सूक्ष्म जीव है। सूक्ष्म जीव क्या होते हैं? ऐसे छोटे जीव, ऐसे सूक्ष्म जीव जो हमारी इन आंखों से, ऐसी नग्न आंखों से हमें दिखते नहीं है, उसके लिए हमें माइक्रोस्कोप या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है। समझ रहे हैं? तो माइक्रोस्कोप से बिना हम नहीं देख सकते उन्हें, अपनी ऐसी आंखों से नहीं देख सकते, हमें नहीं दिखाई देंगे। अभी बाहरी वातावरण में बहुत सारे सूक्ष्म जीव क्या हैं, आसपास हैं, वो हमें ऐसे दिखाई नहीं देते हैं। तो उसी सूक्ष्म जीव में एक है विषाणु, जो क्या है, वो सजीव और निर्जीव के बीच की संयोजक कड़ी है। ये सजीव और निर्जीव के बीच की संयोजक कड़ी है, मतलब इसमें दोनों तरीके के क्या मिलते हैं, लक्षण मिलते हैं। तो दोनों तरीके के लक्षण मिलते हैं। अब देखिए ये बात की जाए तो संयोजक कड़ी है कैसे, अभी रुकिए एक मिनट, जस्ट मिनट, मैं आपको समझाती हूँ। जैसे बाहरी वातावरण में पाया जा रहा है, अगर ये बाहरी वातावरण में पाया जा रहा है तो ये क्या है, निर्जीव है उस समय, बाहरी वातावरण। पर किसी लाइव सजीव कोशिका के संपर्क में आते ही ये कैसा हो जाता है, सजीव कोशिका के संपर्क में आते ही ये क्या हो जाता है, सजीव। यानी अगर मान लीजिए मैं अभी बात कर रही हूँ आपसे, बोल रही हूँ आपके सामने, है ना, तो अभी हवा हवा के थ्रू कोई भी वायरस मेरे शरीर के अंदर इफेक्ट करता है, मतलब चला जाता है, तो मेरी कोशिकाएं कैसी हैं, सजीव हैं, मैं एक सजीव प्राणी हूँ, तो वो क्या हो जाएगा, शरीर में प्रवेश करते ही सजीव हो जाएगा, लाइव हो जाएगा। इस तरीके से जैसे कोरोना वायरस, वायरस की बीमारी थी जो बहुत महामारी के रूप में फैली 2020, मतलब ये कोविड 19 है, 2019 में ही आ गया था। तो इसलिए क्या है कि ये वायरस जनित जो ये मतलब ज्यादातर विषाणु जो होते हैं,
वो हमेशा क्या होते हैं, नुकसान ही करते हैं, वो हार्मफुल ही होते हैं। ठीक है, वो रोग ही फैलाने में ज्यादा क्या है, कारगर है। तो ये बाहरी वातावरण में कैसे रहते हैं, ये उस समय कैसा रहता है, निर्जीव हो जाता है। पर जैसे ही किसी सजीव कोशिका में आते ही क्या हो जाता है, सजीव हो जाता है। तो जैसे आपने कुछ इंस्ट्रक्शन आपको याद हो कि मास्क लगा के रखिए, और जैसे कपड़ों पे कपड़े, और वो थोड़ा दूरी बना के रखिए, टाइम लगाइए। क्योंकि कहा जाता है जैसे कपड़ों पे 10 घंटे रह रहा है, किसी धातु पे 14 घंटे के लिए रह रहा है, मतलब अभी तो क्या है, बाहरी वातावरण में तो वो कैसा पड़ा हुआ है, निर्जीव। पर जैसे ही सजीव कोशिका के संपर्क में आएगा कोई भी, तो वो तुरंत क्या हो जाएगा, लाइव हो जाएगा। इसका मतलब उसकी जो बोली जाए कि एक तरीके से 14 घंटे बाहर रहने का, निर्जीव अवस्था में भी है, फिर भी कैसा है, वो एक तरीके से एक्टिव हो सकता है, सजीव हो सकता है। तो उसकी वो लाइफ साइकिल 14 घंटे की है अगर बाहर। तो वो इस तरीके से किसी के भी संपर्क में, जैसे किसी धातु पे टच कर लिया, अभी कोई संक्रमित व्यक्ति उससे टच करके गया और उससे टच कर लिया हमने, तो हम कैसे हो जाएंगे, संक्रमित हो जाएंगे हम उस विषाणु से। क्या है, विषाणु हमारे अंदर प्रवेश कर जाएगा और कैसा हो जाएगा, सजीव हो जाएगा। तो आप ये बात समझ गए होंगे, जो वायरस होता है वो बाहरी वातावरण में कैसा पड़ा रहता है, मृत होता है, वो एकदम मतलब उसमें कोई जान नहीं होती है, निर्जीव होता है। पर जैसे ही क्या होता है, सजीव कोशिका में आता है, तो वो कैसा हो जाता है, लाइव हो जाता है, और वो जीवित हो जाता है। तो बताइए, ये आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। और मैं यहाँ पे एक और उदाहरण दे देती हूँ, सूक्ष्म जीव के बाद जंतु, जीव जंतु जो हैं वो भी क्या होते हैं, सजीव में आते हैं। किस में आते हैं, सजीव में। तो आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे भी हम विषाणु के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि हम वर्गीकरण में भी देखेंगे, बहुत सारी चीजों में उसमें पढ़ेंगे। तो देखिए, अब देखिए, सजीव और निर्जीव के बारे में आप समझ गए होंगे। पर अगर बात की जाए जैसे कि सजीव की, तो सजीव भी बहुत सारे हैं भाई, बहुत सारे हम अपने आसपास देखते हैं। और उन सभी जीवधारियों को अलग अलग जो है, मतलब बांटना भी जरूरी है कि कैसे बांटें। जैसे पेड़ पौधों को अलग पढ़ें, हम स्टडी करें, उनकी अलग से अध्ययन करें, फिर जीव जंतुओं का हम अलग से अध्ययन करें। तो उनको हम क्या कर देते हैं, वर्गीकरण कर देते हैं। क्या कर देते हैं, वर्गीकरण। वर्गीकरण, तो ये वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन। जो क्लासिफिकेशन जो था, जीवधारियों का जो वर्गीकरण को, सबसे पहले जो वैज्ञानिक थे वो जॉन रे थे, जॉन रे ने वर्गीकरण किया। पर लेकिन उसका जो आधुनिक वर्गीकरण में सबसे ज्यादा जो रोल दिया था, देखिए पहले वर्गीकरण किसने, जॉन रे ने। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि जॉन रे ने किया, प्रयास किया वर्गीकरण करने का। पर लेकिन मॉडर्न जो वर्गीकरण बोलते हैं, या आधुनिक जब वर्गीकरण जो एक तरीके से किया, वो कैरोलस लीनियस, इसीलिए इनको फादर ऑफ क्लासिफिकेशन कहा जाता है। तो ये क्लासिफिकेशन के फादर हैं, जनक हैं, क्योंकि इन्होंने अच्छे से किया। और इन्होंने ही क्या है, जीवों के नामकरण में भी क्या है, सहायता दी। तो कैरोलस लीनियस जो थे, वो फादर ऑफ क्लासिफिकेशन के हैं। और कैरोलस लीनियस ने दो दो वर्गीकरण दिया था, यानी द्विजगत, यानी कि दो जगत वाला, द्विजगत वर्गीकरण दिया था, दो जगत वाला। दो जगत में उन्होंने बांटा, सिंपली उन्होंने क्या बांट दिया, सजीवों को बांट दिया पादप जगत में। किसमें, पादप जगत में बच्चों। और दूसरा किसमें बांट दिया, जंतु जगत में। उन्होंने दो जगत में बांट दिया, कैरोलस लीनियस ने। ठीक है, तो ये तो हो गई द्यू जगत की प्रणाली। और ये द्यू जगत की प्रणाली के बारे में, दो जगतों के बारे में उन्होंने बताया। उसके बाद फिर जो आज जो हम ज्यादातर जिसको महत्व देते हैं, जो क्लासेस में हम ज्यादातर पढ़ते हैं, वो पांच जगत वाली थ्योरी को पढ़ते हैं। हम किसकी पढ़ते हैं, पांच जगत। और ये पांच जगत थ्योरी R H हेटिकर ने दी थी, R H हेटिकर इन्होंने दी थी। आप वीटेकर या हिटेकर ऐसे भी बोल सकते हैं, WH से स्टार्ट होती है स्पेलिंग। तो ये इन्होंने दी, R H वेटेकर ने। और ये पांच जगत जो थ्योरी थी, इसमें उन्होंने जो वर्गीकरण दिया था, इसमें ध्यान से देखना कि क्या क्या दिया था। देखिए यहाँ पे मैं यहीं पे समझा देती हूँ। फर्स्ट जो उन्होंने वर्गीकरण किया वो मोनेरा जगत का था। मोनेरा,
मोनेरा जगत जो होता है वो जिसमें बैक्टीरिया जगत जिसे बोलते हैं, मोनेरा जगत बैक्टीरियाओं के बारे में उन्होंने बताया। और इसमें मतलब जीवाणु, बैक्टीरिया मतलब जीवाणु, और साइनोबैक्टीरिया, नीलहरी शैवालें, ये सब इसमें आती है मोनेरा जगत में। सेकंड उन्होंने प्रोटिस्टा जगत बताया, प्रोटिस्टा। थर्ड उन्होंने, थर्ड कवक। और फोर यहाँ पे पादप, आप समझना, पादप प्लस शैवाल, पादप प्लस शैवाल। और ये फोर हो गया। 5 नंबर था जंतु जगत, जिसमें हमारा भी आता है, यानी मनुष्य भी आते हैं जंतु जगत के। देखिए ये RH वेटेकर ने बताया वर्गीकरण में, मैंने आपको बता दिया इसमें, क्योंकि अभी हम कोशिका पे जाने से पहले हम इसके बारे में थोड़ा जाने, अपने जगत के बारे में। तो देखिए यहाँ पे हम इनके 5 जो जगत हैं उसमें सबसे पहला जो 5 जगत की थ्योरी है उसको थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं। किसने दिया, जल्दी से मुझे कमेंट में लिख के बताइए, किसने दिया? जो मैं लिख रही हूँ वो आपको याद रहना चाहिए। तो किसने दिया? RH, बिल्कुल, नाम बताइए। RH हेटेकर ने। आप वीटेकर भी बोल सकते हैं, आधा व भी लगा रहता है। तो देखिए 5 जगत की थ्योरी, उसमें सबसे फर्स्ट, जस्ट मिनट, फर्स्ट हम यहाँ पे मोनेरा जगत, जिसको मोनेरा जगत, ये इसमें कौन कौन से आते हैं, अभी मैंने जैसे बताया जीवाणु, इसमें जीवाणु आते हैं, ये ध्यान रखना है आपको। साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया यानी कि नीलहरी शैवाल, जीवाणु को बैक्टीरिया बोलते हैं, और साइनोबैक्टीरिया को नीलहरी शैवाल बोलते हैं। और इनके साथ आर्की बैक्टीरिया यानी कि पुराने जो बैक्टीरिया हैं उनको, ये भी हम पूरा इसमें पढ़ेंगे। तो आर्की बैक्टीरिया ये होते हैं तंतु, तंतुमय जो जीवाणु इसमें भाग लेते हैं, यानी कि जो जीवाणु, इस तरीके से मैं यहाँ पे ऐसे बना देती हूँ संरचना। और ये जो जीवाणु, जो कोशिकाएं हैं, ये कोशिका है, ये लाइव कोशिका। तो अभी हम कोशिका के बारे में जब पढ़ेंगे तो इस तरीके से, और कुछ गोलाकार मिलेंगे, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से मिलेंगे, इस तरीके से, इस तरीके से फ्लैजिला, और छोटे 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 इनमें वो भी मिलेंगे। तो ये इस तरीके से, कुछ इस पर इस तरीके से भी जीवाणु कई आकृति के मिलेंगे, थोड़े से गोल आकार के, कुछ छड़ आकार के, कुछ इस तरीके से अलग अलग आकृति के क्या है जीवाणु मिलेंगे। और ये जीवाणु की जो कोशिका होती है वो बच्चों प्रोकैरोटिक होती है, यानी ये कोशिकाएं क्या होती हैं, प्रोकैरोटिक जीव कहलाते हैं। प्रोकैरोटिक कोशिकाएं वो होती हैं जो बहुत ही मतलब पहली कोशिका बोल सकते हैं आप, ये जैसे कि उच्च श्रेणी की कोशिकाएं, और उसमें हाँ आप सब मतलब उच्च श्रेणी की कोशिका और एक निम्न श्रेणी की कोशिका, यानी जो सबसे पहले मिलने वाली कोशिका। तो प्रोकैरोटिक कोशिकाएं हैं जीवाणु जो कोशिकाएं, तो ये प्रोकैरोटिक जीव कहलाते हैं, प्रोकैरियोटिक जीव। अभी मैं पूरा आपको इसमें बताऊंगी कि प्रोकैरोटिक कोशिकाएं कौन सी होती हैं और यूकैरियोटिक कोशिकाएं कौन सी होती हैं। बस आप ये थोड़ा सा समझ लीजिए कि मोनेरा जो जगत होता है उसमें हम जीवाणुओं के बारे में पढ़ते हैं, इसको बैक्टीरिया जगत भी बोलते हैं। सेकंड जो है ये आपको थोड़ा सा अच्छे से ध्यान रखना है, इसको बोलते हैं प्रोटिस्टा जगत। प्रोटिस्टा जगत, इसको प्रोटोजोआ भी बोलते हैं, प्रोटोजोआ, ठीक है, क्योंकि ये एक कोशिकीय जगत है प्रोटिस्टा। और ये प्रोटिस्टा यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, प्रोटिस्टा में यहाँ पे एक कोशिकीय जीव आते हैं, और जो पानी में रहते हैं एक कोशिकीय, और वो भी कौन से वाले, आपको ये ध्यान रखना है, मैं यहाँ पे ही आपको बता देती हूँ। एक कोशिकीय यूकैरोटिक, यूकैरियोटिक। तो अभी मैंने जैसा आपको बताया प्रोकैरोटिक और यूकैरोटिक, मैं कोशिकाओं के बारे में अभी आपको बताऊंगी क्या होती हैं, जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाएंगी। यूकैरोटिक जीव एक कोशिकीय जीव होते हैं जो मोस्टली मोस्टली किस में मिलते हैं, पानी के अंदर, आप समझ रहे हैं, पानी के अंदर मिलेंगे। और इसमें बेस्ट उदाहरण आपको ध्यान रखना है एक कोशिकीय जीवों में, पैरामीशियम, पैरामीशियम, और यूग्लिना, अम्बीबा, इसी के उदाहरण है।
तो ये क्वेश्चन आ चुका है, पहले पूछा जा चुका है कि एक कोशिकीय मतलब जीव कौन कौन से, तो उदाहरण पूछे जा चुके हैं पहले। तो पैरामीशियम, यूग्लिना, अम्बीबा। अब इसमें आपको अम्बीबा के बारे में एक जानकारी हासिल रखनी है कि सॉरी सॉरी, अम्बीबा के बारे में तो हम पढ़ेंगे ही कि अम्बीबा क्या है, अनियमित आकृति का मतलब जीव है, एक कोशिकीय जीव है। और ये प्रोटोजोआ है। पैरामीशियम एक चप्पल की सोल जैसी आकृति का होता है। चप्पल का जो नीचे का हिस्सा होता है वो कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। इसके चारों तरफ ये छोटे छोटे ये सीलिया पाए जाते हैं। सीलिया को पक्षमाप बोलते हैं। तो ये छोटे सीलिया पाए जाते हैं, यानी पक्षमाप, जो चलने में थोड़ा मदद भी करते हैं इसके गमन में। और इस तरीके से क्या है, आकृति देखिए, थोड़ी सी आकृति अजीब हो सकती है, पर कोशिश की है मैंने कि थोड़ा चप्पल का जो सोल होता है कुछ इस तरीके का टेढ़ी मेढ़ी आकृति अम्बीबा की होती है। पैरामीशियम चप्पल के नीचे का जो सोल जैसी आकृति होती है बिल्कुल। और युगलिना, युगलिना के बारे में आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि युगलिना क्या है। युगलिना जो है वो बच्चों एक क्या है, पादप और जंतु के बीच की संयोजक कड़ी है। दोनों के बीच की क्या है, संयोजक कड़ी, जिसे बोला जाए संयोजक, जोड़ने वाला। क्यों? क्योंकि ये एक जंतु है, मतलब एक तरीके से क्या है, जीव है, एक कोशिकीय जीव है, जंतु है। पर लेकिन इसमें क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है, यानी हरित लवक, इसमें वर्णक जो पाया जाता है वो क्लोरोफिल पाया जाता है, इसमें क्लोरोफिल। और ये वैसे तो क्या है कि पानी में क्या करता है, जो जीव मिल जाता है उसको खाता है, भक्षण करता है। पर लेकिन जब उसको कोई मिलता नहीं है, कोई जीव नहीं मिलता है, तो ये अपनी भूख किससे मिटाता है, खुद स्वयं भोजन बना के, भोजन निर्मित करके। तो युगलिना की कुछ आकृति इस तरीके से, मैं आकृति की थोड़ी सी इसमें और इसमें कुछ इस तरीके से प्रति लाइक स्ट्रक्चर थोड़ा लगभग होता है। तो युगलिना जो है वो पादप और जंतु के बीच की संयोजक कड़ी है। और इसमें क्लोरोफिल यानी हरित लवक पाया जाता है। और ये स्वयं भोजन बना सकता है, यानी प्रकाश प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है। भोजन बनाने की क्रिया कहलाती है प्रकाश संश्लेषण। यह हम पूरा डिटेल में सब कुछ पढ़ेंगे। बस अभी आप ये समझ लीजिए कि ये स्वयं भोजन बना लेता है, युगलिना। तो अगर क्वेश्चन आ जाता है कि ऐसा कौन सा जीव है या जंतु है जो स्वयं भोजन बना सकता है, तो ये आपके लिए क्या है, इसमें आ जाएगा ऑप्शन में, और आपको फिर वहां पे बताना है। तो इसलिए ऑप्शन में ध्यान रखेंगे युगलिना का, जरूर ऑप्शन में युगलिना दिया जाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया कि मोनेरा, प्रोटिस्टा, और सेकंड थर्ड नंबर पे जो है कवक। तो बच्चों मैं आपको यहाँ पे एक चीज बता देती हूँ, पादप और शैवाल, जो पादप और शैवाल और ये कवक एक साथ रखे गए थे, किसने, कैरोलस लीनियस ने, जब पादप जगत और जंतु जगत को अलग किया था। तो पादप जगत में शैवाल भी था, कई साइंटिस्टों ने भी इनको साथ ही साथ रखे थे, कवक भी साथ रखे थे, इन तीनों को क्या रखा था, साथ। पर लेकिन कुछ चीजों की वजह से क्या कर दिया गया, कवक को अलग कर दिया गया, पादप और शैवालों से क्या कर दिया गया, अलग। तो अब हम इसी के बारे में देखेंगे कि थर्ड नंबर है कवक, जिसे बोलते हैं फंजाई। ठीक है, अब ये जो कवक हैं, फंजाई जो हैं, इनको फफूंद भी बोलते हैं। आपको ध्यान रखना है कि इनको फफूंद भी कहते हैं और इनको फंजाई कहते हैं इंग्लिश में। और ये आपने देखा होगा अचार वचार पे जो फफूंद लग जाती है, या रोटी या आटा, जब गर्मियों के टाइम पे आपने देखा होगा तो सड़न की जो बदबू आती है, इसका मतलब उसमें कवक लग जाता है। और एक बीमारी दाद दाद वाला जो रोग हो जाता है, वो कवकीय रोग है, जो दाद हो जाता है। तो ये फफूंद कहते हैं इसको। और ये क्यों अलग किया गया पादप और शैवाल से, तो आप इसका सबसे बेस्ट ये है कि इनमें ये स्वयं भोजन नहीं बना सकते। देखो, पादपों की एक विशेषता होती है कि वे स्वयं भोजन बना सकते हैं, पर लेकिन कवक स्वयं भोजन नहीं बना सकता। तो ये कैसी जीव हैं, ये जीव यूकैरोटिक हैं, यूकैरोटिक जीव हैं, यानी इनकी जो कोशिकाएं हैं वो यूकैरोटिक हैं। पर लेकिन कैसे जीव हैं, पर पोषित, यानी दूसरों पर अपने पोषण के लिए क्या रहते हैं, जीवित जीवन के लिए रहते हैं।
तो ये परपोषित जीव हैं, यानी अपने पोषण के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। ये स्वयं अपना भोजन नहीं बना सकते, इसलिए इनको पादपों से क्या किया गया है, अलग किया गया है, और अपने पोषण को ये दूसरों से यानी सजीवों से है ना कैसे लेते हैं, जो स्वयं अपना भोजन बनाते हैं उनसे लेते हैं, यानी उन्हीं से ये लेते हैं। ये देखिए, जैसे आपने कुछ उदाहरण देखा होगा कि फफूंद क्या होती है, अचार पे लग जाती है, तो अचार क्या है, एक मृत है, निर्जीव। तो निर्जीव चीजों से भी अपना भोजन लेते हैं, मृत चीजों से भी अपना भोजन लेते हैं, और सजीवों से यानी कि जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं, स्वपोषी पादपों पर भी से भी अपना भोजन लेते हैं। और ये भोजन कैसे लेते हैं, अवशोषण द्वारा। किस तरीके से भोजन पोषण प्राप्त करते हैं, अवशोषण यानी चूस के, चूषण विधि द्वारा, यानी ये अपना भोजन चूस के प्राप्त करते हैं, अवशोषण करके प्राप्त करते हैं। और आपको ये ध्यान रखना है, अभी मैंने जैसे बताया कि ये मृत चीजों से भी क्या है, मृत चीजों से भी अपना पोषण ले सकते हैं, सजीव चीजों से भी ले सकते हैं, सजीवों से भी ले सकते हैं, और ये मृत चीजों से भी अपना पोषण ले सकते हैं। तो क्योंकि अचार वचार क्या है, ये निर्जीव होते हैं, मृत होते हैं, तो इसलिए उनसे पोषण लेते हैं। और इनकी जो कोशिका भित्ति, क्योंकि पादप की सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है, भाई पादप में रखने का उद्देश्य क्या था, इनको पादपों में क्यों रखा गया था, भाई पादप में क्यों रखा था, शैवाल, पादप, शैवाल, कवक, इनकी विशेषता यही थी कि इनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। क्या पाई जाती है, कोशिका भित्ति। अभी हम जानेंगे कि कोशिका भित्ति क्या होती है, सेल वॉल क्या होती है। तो सेल वॉल पाई जाती है। तो पर ये सेल वॉल जो होती है कवकों की, वो काइटिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है, काइटिन। काइटिन नामक एक प्रोटीन होती है, जो हमारे काइटिन के जो प्रोटीन उसकी बनी होती है कोशिका भित्ति, सेल वॉल उनकी काइटिन की बनी होती है, कवकों की। ये क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए थोड़ा सा मैंने यहाँ पे आपको ध्यान करा दिया। अभी हम जब कोशिका के बारे में पढ़ेंगे तो कोशिका भित्ति के बारे में भी हम अच्छे से जानेंगे, और इसमें आपको उदाहरण ध्यान रखने हैं बच्चों, कवक के बारे में। तो देखिए, मैंने कुछ उदाहरण यहाँ लिख देती हूँ, जैसे एक कोशिकीय कवक, कुछ उदाहरण यहाँ लिख देती हूँ। एक कोशिकीय कवक जो है, ये पूछा गया है। तो ये एक कोशिकीय जो कवक होता है वो होता है आ, थोड़ा मैं नाम भूल गई हूँ उसका अभी। ईस्ट, क्या होता है, ईस्ट, मैंने कहा ना एकदम, ईस्ट। सेकंड नंबर आप याद रखें कि मशरूम जो होती है जिसे हम खाते हैं, मशरूम आपने देखा होगा कि खाने वाली जो मशरूम होती है वो अलग होती हैं, पर डिफरेंट कई जगहों पे हो जाती है। जैसे लकड़ी पानी से फूल जाती है, तो उस पे भी क्या है, लगातार पानी पड़ता रहे तो उस पे भी एक छतरी नुमा संरचना उग जाती है, जिसे कुकुरमुत्ता भी कहते हैं। तो ये छतरी नुमा जो संरचना उग जाती है, इसको क्या बोलते हैं, मशरूम बोलते हैं। और ये मशरूम जो है या कुकुरमुत्ता जो है, वो भी क्या है, कवक है, फफूंद है। और ये कवक, और इसमें सबसे बेस्ट आपको, क्योंकि ये कई बार पूछी गई है, जो जो अमर बेल होती है, अमर बेल, है ना, अमर बेल जो होती है वो क्या है, वो भी कवक है। भाई ये एक ऐसी कवक है जो पादप के ऊपर पाई जाती है, और उसको पूरा का पूरा क्या कर लेती है, चूस लेती है, और उसके बाद क्या है, उसका पूरा पोषण ले लेती है। ये एक ऐसी बेल है जो अमर है एक तरीके की, और ये पूरा पोषण ले लेती है, पादप को सुखा देती है। तो ये अमर बेल भी क्या है, फफूंद है, कवक है। कुछ और उदाहरण भी कवकों के आएंगे, जो मैं आपको एक के बाद एक क्या है बता दूंगी। तो बताइए, ये आपको समझ में आ गया होगा फफूंद कवक के बारे में। अब अभी हम पादप और शैवाल के बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। ये क्या है, प्रकाश संश्लेषण करते हैं, यानी ये स्वपोषी हैं। ये भी यूकैरोटिक कोशिकाएं हैं, ये स्वपोषी हैं, यूकैरोटिक कोशिकाओं से निर्मित हैं। और साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है कि इसमें शैवाल जो हैं, वो इसमें मॉस भी आएंगे, पुष्पी पादप भी आएंगे, ये सब आते हैं इसमें। पादप जगत में जो है वो सब आएगा, शैवाल आएंगे, मॉस आएंगे, पुष्पी पादप, अपुष्पी पादप यानी जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये आएंगे, आवृत बीजी, अनावृत बीजी, ये सब आएंगे। तो ये पादप में पूरे आते हैं, ये स्वपोषी होते हैं, अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। और ये कैसे होते हैं, यूकैरोटिक कोशिकाएं। तो ये हमारे चौथा हो गया। फिफ्थ नंबर हमारा एनिमिलिया, यानी कि जंतु जगत,
भाई जंतु जगत में हम पूरा पढ़ेंगे, जो एनिमल्स होते हैं वो सभी, और ये जो जंतु होते हैं इसमें सारे के सारे जो जंतु बहुकोशिकीय होते हैं और साथ ही यूकैरियोटिक कोशिकाओं वाले होते हैं, पर लेकिन आपको ध्यान रखना है इसमें ये समभोजी होते हैं, यानी कि इसमें कुछ ऐसे भी मिलेंगे आपको जो स्वपोषी पादपों पर क्या होते हैं, निर्भर होते हैं, जैसे शाकाहारी और मांसाहारी, जो मांस खाते हैं दूसरे जीवों पर निर्भर होते हैं, मांसाहारी। और कुछ ऐसे मिलेंगे जो पेड़ पौधों पर भी निर्भर होते हैं और जंतुओं पर भी निर्भर होते हैं। तो ऐसे उपभोक्ता जीव मिलेंगे। उपभोक्ता जीव जो वही होते हैं शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। तो ये इस तरीके से क्या है, ये जंतु जगत है, इसमें काफी सारे आप पढ़ेंगे, मछली और मेंढक और सांप, ये पूरे जगत को छोटे छोटे जीव, छोटे जीव से बड़े जीव, इस तरीके से पढ़ेंगे। तो ये 5 जगत जिनके बारे में मैंने आपको बताया, समझाया कि ये 5 जगत में RH विटेकर ने दिया था। अब सबसे बड़ी बात यही बार बार आ रही थी कि इनकी कोशिकाएं, तो सबसे हमने बस मोस्टली क्या पढ़ा था बच्चों, यही पढ़ा था कि प्रोकैरियोटिक जो कोशिकाएं थी वो जीवाणु की थी। किसकी थी? जीवाणुओं की। उसके अलावा बाकी सभी की कोशिकाएं हमने क्या पढ़ी? यूकैरियोटिक पढ़ी। तो देखिए हम यही अंतर, में यहाँ पे आपको थोड़ा सा साफ नहीं दिख रहा होगा, मैं आपको थोड़ा सा इसमें समझा देती हूँ कि ये वाली जो साइड है वो प्रोकैरियोटिक कोशिका की है। थोड़ा सा समझाने के लिए मैं इसमें बता देती हूँ। देखिए, तो ये वाली जो मैं इधर आपको समझाऊंगी, थोड़ा सा ही आपको समझना है, क्योंकि हम फिर विस्तार से जब हम कोशिका को अच्छे से पढ़ लेंगे तो एक बार इसकी झलक मैं आपको दिखा दूंगी, ताकि आपको फिर दोबारा से ये क्या है समझ में आ जाए। तो ये प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में जानेंगे अभी हम, कि भाई इनमें क्या अंतर होता है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं क्या होती हैं। तो ये अ, ध्यान रखिए कि ये आदिम कोशिकाएं कहलाती हैं, यानी कि प्रिमिटिव प्रिमिटिव कोशिकाएं होती है, यानी ये कोशिकाएं इन कोशिकाओं से, यूकैरियोटिक से पहले की कोशिकाएं हैं। जैसे कि मनुष्य है, और मनुष्य पहले कैसा दिखता था, तो वो आदिम प्रकार का, हम कहते हैं ना आदिम मानव, इस तरीके से, तो प्रिमिटिव टाइप का। तो वो प्रिमिटिव क्या है, फिर उसके बाद धीरे धीरे मानव, जो आज का आधुनिक मानव है, इस तरीके से। तो जो कोशिकाएं जो बहुत पुरानी हैं, आदिम टाइप के हैं, तो उनको प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। और जो सुविकसित होती है, जिनमें सारे अंग होते हैं, सारे कोशिका के अंग होते हैं, और वो बिल्कुल वेल डेवलप होते हैं, बिल्कुल अच्छे से होते हैं, वो यूकैरियोटिक कहलाते हैं। अब देखिए ये प्रारंभिक इसमें देखिए, तो आपको यही थोड़ा सा ध्यान रखना है कि इस कोशिका, देखिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा बताती हूँ, ये कोशिका जो है प्रोकैरियोटिक वो सिंपल कोशिका है, यूकैरियोटिक में सारी चीजें मिलेंगी आपको। कैसे कैसे? देखिए, कोशिका जो है वो बिल्कुल दोहरी झिल्ली से आवृत रहेगी। ये कोशिका झिल्ली में 2 झिल्ली पाई जाएंगी इस तरीके से। यूकैरियोटिक जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है उसमें ऐसा कुछ भी नहीं मिलेगा। प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका के अंदर कोई अंग नहीं मिलेंगे, और यूकैरियोटिक कोशिका में बिल्कुल सुविकसित क्या है, अंग मिलेंगे। तो देखिए आप यहाँ देख सकते हैं, प्रारंभिक अविकसित केंद्रक, यानी कि केंद्रक जो होता है वो कोशिका का दिमाग होता है। तो दिमाग जैसे हमारे सेंटर में बिल्कुल इस तरीके से मिलता है ना, ये एकदम बिल्कुल हेड पे बिल्कुल, तो कोशिका के बिल्कुल क्या मिलेगा, सेंटर में मिलेगा। सेंटर में ये जंतु कोशिका में मिलेगा। और हम क्योंकि भाई हम जीवों में देख रहे हैं, पर इसमें कोई केंद्रक जैसी क्या है चीज नहीं मिलती प्रोकैरियोटिक में। तो कोई केंद्रक नहीं पाया जाएगा, ना कोई केंद्रक कला, ना कोई केंद्रिका, और केंद्रक कला ना केंद्रिका इसमें क्या है, नहीं पाई जाएंगी, और इसमें पाई जाएंगी, इसमें सुविकसित पाई जाएंगी। आप समझ रहे हैं, इसमें नहीं पाई जाती, इसमें पाई जाती है यूकैरियोटिक में। और अगर बात करें कि कोशिका के सभी अंग, जैसे गोल्जी काय मिलता है, अभी हम एक एक करके सभी को पढ़ेंगे, वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, बस आप थोड़ा सा समझ लीजिए। और यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंत्य प्रदप्य जालिका बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, अंत्य प्रदप्य जालिका, लाइसोसोम, हरित लवक, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब क्या है, कोशिका के अंग है। ये कोशिका के अंग इसमें नहीं पाए जाते, प्रोकैरियोटिक में नहीं मिलेगा, समझ रहे हैं, कुछ भी नहीं मिलेगा इस तरीके से। बस एक कोशिका द्रव्य जरूर मिलेगा, इसमें भी कोशिका द्रव्य, केंद्रक मिलेगा, इसमें हरित लवक भी मिलेगा, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी मिलेगा, इस तरीके से ये मिलते हैं इसमें, फिर पर लेकिन इसमें नहीं मिलते हैं, प्रोकैरियोटिक में नहीं पाए जाते, इसमें
पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया भी मिलेगा उसमें। समसूत्री कोशिका विभाजन नहीं होता है, यानी माइटोसिस। माइटोसिस यानी कोशिका विभाजन क्या होता है मैं यहाँ समझा देती हूँ। एक कोशिका जब दो भागों में विभाजित होके अपनी जैसी संतति पैदा करती है, अपनी जैसी दोनों संतति, जैसे मान लीजिए इसमें गुणसूत्रों की संख्या 46 है, 46, ठीक है। तो ये अपनी जैसी संतति 46 गुणसूत्रों की ही पैदा करेगी। तो ये क्या है, समसूत्री विभाजन। समसूत्र यानी कि गुणसूत्रों की संख्या कैसी रहती है पुत्री कोशिकाओं में, मात्र कोशिका के बराबर रहती है। ये मात्र कोशिका है, ये माँ वाली कोशिका है जो विभाजन कर रही है और दो पुत्री कोशिका बना रही है। क्या बना रही है, दो पुत्री कोशिका। ये आपको समझ में आ गया होगा और वेल डेवलप समझ में आ जाएगा आपको जब जब मैं आपको कोशिका पढ़ाऊंगी, बहुत अच्छे से कोशिका पढ़ाऊंगी, जब मैं आपको बताऊंगी क्या कौन कौन से विभाजन होते हैं। तो ये समसूत्री विभाजन इसमें पाया जाता है, इसमें नहीं पाया जाता है। श्वसन तंत्र प्लाज्मा झिल्ली में होता है और श्वसन तंत्र माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, यानी जो कोशिका के अंदर जो माइट्रो, ये आपको ध्यान रखना है, ये पूछा गया है कि जो हमारी यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती है ना, जीवों की जो कोशिकाएं होती है, उसमें क्या है, माइट्रोकॉन्ड्रिया जो होता है वो श्वसन तंत्र होता है। माइट्रोकॉन्ड्रिया क्या होता है, श्वसन तंत्र। पर प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं यानी कि जीवाणु की कोशिकाएं, फिर वो कैसे श्वसन करती हैं, तो उसमें ना उसमें प्लाज्मा झिल्ली, जो उसकी प्लाज्मा झिल्ली होती है वो अंदर की तरफ क्या हो जाती है, मुड़ जाती है थोड़ी सी, और एक संरचना नई संरचना बना लेती है जिसे मीसोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं, मीसोसोम। आपको ये ध्यान रखना है, मीसोसोम कहते हैं। और ये मीसोसोम क्या करता है, एक तरीके से ये प्लाज्मा झिल्ली है और ये एक तरीके से श्वसन तंत्र का कार्य करेगा, श्वसन करने का कार्य करेगा। तो आप ये समझ गए होंगे कि उसमें कोई ऐसी संरचना नहीं पाई जाती है, माइटोकॉन्ड्रिया जैसी कोई संरचना नहीं पाई जाती है, जबकि प्लाज्मा झिल्ली ही क्या कर रही है, श्वसन तंत्र का कार्य कर रही है। प्लाज्मा झिल्ली से ही श्वसन किया जा रहा है, किसमें, जीवाणु की कोशिका यानी प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में। कोई भी प्रकाश संश्लेषी तंत्र, आंतरिक झिल्लियां, हरित लवक अनुपस्थित रहता है और इसमें ये पाया जाता है। अब राइबोसोम 70S प्रकार के पाए जाते हैं और इसमें 80S के भी मिल सकते हैं, कुछ जीवों में 70S प्रकार के भी पाए जा सकते हैं। तो राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं, 70S के, यहाँ पे आप समझिए 70S के। ये मैं आपको राइबोसोम जब पढ़ाऊंगी ना बच्चों तब समझाऊंगी कि 70S यानी कि जो स्वैगबर्ग, ये स्वैगबर्ग इकाई है 70S और 80S। और ये दो प्रकार के टाइप के मैं राइबोसोम आपको जब राइबोसोम कोशिका में पढ़ाऊंगी तब बताऊंगी। तो इसमें 70S प्रकार के पाए जाते हैं प्रोकैरियोटिक में, और इसमें 80S 70S दोनों मिल सकते हैं। तो देखिए इसमें इसका आपको ध्यान रखना है एक चीज का और सबसे इम्पोर्टेंट, कि केंद्रक पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है किसमें, आपके यूकैरियोटिक में। और उसके केंद्रक के अंदर क्या होता है, डीएनए या आरएनए यानी आनुवांशिक पदार्थ होते हैं। भाई एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी आनुवांशिक पदार्थ जाते हैं, डीएनए आरएनए। पर जो डीएनए आरएनए होता है वो इसमें कोई केंद्रक नहीं पाया जाता, तो वो कोशिका द्रव्य में इस तरीके से ही पड़ा रहता है, बिल्कुल बीचों बीच, है ना, कि बीच में इस तरीके से कोई व्यवस्था नहीं होती है कि केंद्रक जैसी कोई संरचना हो। बस उस वो क्या है, फ्रीली फ्रीली कोशिका के अंदर पाया जाता है और वो ही क्या करता है, पूरी कोशिका को मतलब एक तरीके से नियंत्रित करके रखता है। तो बताइए आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। कोशिका भित्ति पाई जाती है, आप समझिए, प्रोकैरियोटिक में कोशिका भित्ति पाई जाती है, सेल वॉल पाई जा रही है, पर कैसी पाई जा रही है, पतली, यानी सेल वॉल पाई जाती है। और पादप कोशिका में सेल वॉल पाई जाती है पर मोटी होती है, कैसी होती है, मोटी, ठीक है। और कशाप सूक्ष्म तंतु 9+2 व्यवस्था में नहीं होते हैं और इसमें होते हैं। ये तो हम कशाप के बारे में जब हम पढ़ेंगे तब। तो बताइए प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बारे में मैंने आपको थोड़ा बहुत अंतर बताया। जब हम कोशिका पढ़ेंगे ना तब आपको ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, लाइसोसोम क्या है, ये सब चीजें आपको समझ में आएंगी। दिखे जब मैं स्ट्रक्चर में भी आपको बताऊंगी ऐसा दिखता है कोशिकाओं में, तो आपको समझ में आएगा। तब वहां पे एक बार मैं आपको याद दिला दूंगी प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाएं क्या है। तो प्रोकैरियोटिक के बारे में मैंने आपको अच्छे से बताया कि ये जीवाणु में पाई जाती है और इसमें कोई भी ऐसी कोई खास संरचना, मतलब विशेष कोशिकांग या द्विज झिल्ली युक्त कोशिकांग इस तरीके से नहीं मिलते हैं। कोई भी मतलब कोई कोशिकांग इस तरीके से सुविकसित नहीं होता है, इसलिए इनको आदिम कोशिकाएं कहते हैं। बताइए आज की क्लास में मैंने आपको ये समझाया, आगे हम क्लास को कंटिन्यू
कंटिन्यूस करेंगे और उसमें हम कोशिका और इनके बारे में भी पढ़ेंगे। तो आज की क्लास कैसी लगी आप ये भी बताइए, आपको समझ में आई कि नहीं आई? और सब फिर ज्यादा बताऊंगी तो फिर क्लास वही लंबी हो जाएगी, फिर आप भी थोड़ा बोर हो जाओगे मेरे से बार बार मैडम का चेहरा देख के तो इसीलिए तो आज की क्लास हम यहीं पे ऑफ करते हैं। पढ़ते रहिए क्योंकि टाइम कम है, हमारा नवंबर में पेपर है, टाइम नहीं बचा है हमें भाई। मेरिट जैसे जैसे जो बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं और मेरिट भी बढ़ रही है। और मैं यहाँ पे आपको एक सूचना और देती हूँ कि एनएमएमएस भाई यूपी में एनएमएमएस के फॉर्म निकल आए थे, फॉर्म भरे जा रहे हैं और 20 तारीख लास्ट है, मतलब कि कल कल लास्ट है। और जिसने नहीं भरा है अभी भी सो रहे हैं भैया, नहीं भरा है तो भर लीजिए। जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और ये सब आपने बना लिया होगा, नहीं बनाया तो रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। अगर बनने के लिए डले हैं, जिसके किसी के बनने के लिए डले हैं तो घबराइए मत, रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। और जैसे ही आपका वो होगा ना, मार्क वो लगेगा, मतलब 5 दिन बढ़ेंगे भाई कुछ करेक्शन करने के लिए, कुछ चीजें अपलोड करने के लिए, तो तब अपलोड कर देना। पर आप रजिस्ट्रेशन करिए, किसी के कागज बनने के लिए रखे हैं और वो फॉर्म नहीं भरवा रहा है इसी डर में कि अभी मेरा कागज नहीं बने और ये नहीं बने, टाइम लग रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। पर लेकिन आप रजिस्ट्रेशन कर दीजिए, आपको टाइम मिलेगा। अभी उसमें करेक्शन करने के लिए, फॉर्म में करेक्शन करने के लिए टाइम मिलता है और उसका टाइम मिलता है आपको अपलोड करने के लिए भी, के कुछ कागज अगर, तो आप वहां तब अपलोड कर सकते हैं। कोई कागज गलत भी लग जाता है तो भी हम क्या है उसे सही करके लगा सकते हैं। तो बच्चों रजिस्ट्रेशन कर दीजिए, टाइम नहीं बचा है, 20 तारीख यानी कल कल का दिन है। तो सभी बच्चे बिना घबराए रजिस्ट्रेशन करें, कि ये ना सोचे कि अभी हमारा बना नहीं है, आपने डाल दिया ना तो 2-3 दिन में आ जाएगा, तो आप रजिस्ट्रेशन करें, बेहिचक रजिस्ट्रेशन करें। तो ठीक है, तो ये सूचना मैंने दी थी, रजिस्ट्रेशन ज्यादा करें ताकि हम भी चाहते हैं कि एनएमएमएस में ज्यादा से ज्यादा फॉर्म जाएं सभी के, और मेरे बच्चे सभी पास हों क्योंकि हम तैयारी कर रहे हैं और हमसे जुड़े हैं। तो ओके बच्चों, आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं और आप पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। ओके बाय।